दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी। मैं लास्ट 21 ईयर से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। आज तक 500 प्लस रिजल्ट दिया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इंडिया रशिया संबंध पर चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारे पीएम मोदी रशिया का विजिट किए हैं, जिससे इंडिया रशिया संबंध इस ईयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहाँ तक इंडिया रशिया संबंध का सवाल है, इसमें आपको डिफरेंट फेसेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में इंडिया और रशिया का संबंध। दूसरा, चाइनीज फैक्टर इन इंडिया रशिया रिलेशन। तीसरा, हाउ डज इंडिया बैलेंस इट्स रिलेशन विद रशिया एंड द यूएस। नेक्स्ट फेसेट जो हो सकता है कि स्टैंड ऑफ इंडिया इन द यूक्रेन वॉर। तो आप देखेंगे क्या कि हमारे प्रधानमंत्री 8 और 9 जुलाई को रशिया गए थे। उनको वहां पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड दिया गया था, जो रशिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। आपके नॉलेज के लिए, जब नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम में प्रधानमंत्री बने, तो उनका पहला बायलैटरल विजिट था भूटान 2014 में, और इसी दौरान उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाया था, जिसमें कहा था कि हम अपने पड़ोसियों के साथ सबसे अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। जब वो दूसरे टर्म प्रधानमंत्री बने, तो पहले बिम्स्टेक और मालदीव की यात्रा की। अपने पहले टर्म में वह साउथ एशिया के सारे देशों का विजिट किया था, लेकिन मालदीव का विजिट नहीं किया था, क्योंकि उस समय मालदीव का झुकाव चाइना की तरफ था। तो अपने फर्स्ट विजिट में उन्होंने, सेकेंड टर्म का फर्स्ट विजिट में उन्होंने बिम्स्टेक कंट्रीज और नेबर में सबसे पहले मालदीव को चुना, और थर्ड टर्म में वह रशिया को चुना अपना पहला फॉरेन डेस्टिनेशन। ऐसा उन्होंने क्यों किया? इनका मतलब ये है कि हम रशिया को अपने रिलेशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और वहां पर इंडियन कम्युनिटी को भी एड्रेस किया गया। इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस किया और उनको क्या कहा कि इंडियन कम्युनिटी विश्व बंधु है, फ्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और जहां कहीं भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो वह इंडियन कम्युनिटी से जरूर मिलते हैं। वो क्या कहते हैं कि इंडियन कम्युनिटी जो है कि भारत का कल्चरल एम्बेसडर है। तो आप जो है कि पहले ये देखेंगे सेकेंड पीपीटी में, द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट, फर्स्ट बायलैटरल ट्रिप सिंस assuming office for the third term, received the highest civilian honor, Order of the Saint Andrew of the Apostle, addressed to Indian community as a Vishwabandhu, friend of the world. अब देखिए कि जब भी हम किसी भी देश के साथ संबंधों की चर्चा करते हैं, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं लिख सकते। जब भी आप आंसर लिखें, तो डिफरेंट फेसेट्स को ध्यान में रखें। पहला जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये रिलेशन कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा डायमेंशन होता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक आयाम। जब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, उससे फ्यूचर का संबंध निर्धारित होता है, तो उनको हम लोग एक बायलैटरल पॉलिटिकल रिलेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरा डायमेंशन होता है आपको स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, सिक्योरिटी डायमेंशन, डिफेंस डायमेंशन। नेक्स्ट डायमेंशन आपका होता है इकोनॉमिक डायमेंशन, को देखेंगे किस तरह व्यापार वाणिज्य दो देशों के बीच में बढ़ रहा है। नेक्स्ट डायमेंशन आप देखेंगे
कि इस रिलेशन का, इस विजिट का सुपर पावर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब इंडिया रशिया गया तो इनका चाइना पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, इनका अमेरिका पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इनका यूक्रेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन देशों का इस विजिट को लेकर के क्या स्टैंड रहा। तो ये सब बात जो है कि आपको देखना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर नहीं लिखेंगे। कभी कभी एक डायमेंशन पर ही फोकस करने के लिए यूपीएससी कह देता है कि डिस्कस इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक रिलेशन या इकोनॉमिक रिलेशन या साइंटिफिक कोलैबोरेशन, साइंटिफिक कोऑपरेशन। तो आपको सारे डायमेंशन पर कमांड होने चाहिए। और आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है कि इंडिया रशिया और अमेरिका के साथ अपने संबंध को कैसे संतुलित कर सकता है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेजिक डायमेंशन पर जो की चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन पर जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंडिया रशिया से ट्रेड किस तरह इंडिया रशिया से डिफरेंट टाइप का आर्म्स एलिमिनेशन का डील कर रहा है। देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक मिसाइल है, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। अभी जो के बातचीत चल रहा है कि इंडिया रशिया के Su-50 भी परचेज कर सकता है, लेकिन अमेरिका के काटसा एक्ट के कारण जो है इंडिया जो है कि इस पर आगे नहीं बढ़ा। K-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, T-90 टैंक्स जिनको इंडिया में भीष्म टैंक भी कहते हैं, S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंड AK-203 असॉल्ट राइफल, हाइपरसोनिक एंड एडवांस वेपनरी, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। अब जो कि ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये फैक्चुअल एस्पेक्ट है जो आप जानते होंगे। अब जो कि यहाँ पर जो कि आपको जो देखना है कि रशिया से हम ये भी पल ले रहे हैं, अमेरिका भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फ्रांस भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इजराइल भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो रशिया और अमेरिका के रिलेशन में, स्ट्रेटेजिक रिलेशन में क्या फर्क आता है। जब आप देखेंगे कि रशिया अमेरिका अभी तक हमारे साथ में कैसे ट्रीटमेंट किया, अमेरिका ये चाहता बायर सेलर का रिलेशन कि आप मुझे पे कीजिए, मैं आपको वेपन्स दूंगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करना चाहता। लेकिन रशिया के साथ जो है कि आप देखेंगे रशिया हमें टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करता है। आपके नॉलेज के लिए इंडिया अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसे 1, 2, 3 एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसे हाइड एक्ट भी कहते हैं, वो 2005 में फाइनलाइज हुआ जब वहां के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे। लेकिन आज तक एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका इंडिया को सप्लाई नहीं किया। डिफरेंट इशू आकर के खड़ा हुआ जिस पर हम लोग सेपरेट चर्चा करेंगे। लेकिन रशिया का कुंडलकुलम प्रोजेक्ट ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया, ऑलरेडी ऑपरेटिव है। उसी तरह रशिया ने प्रपोज किया कि आप 6 न्यूक्लियर रिएक्टर और भी एस्टैब्लिश कीजिए। तो ये हमारे रिलेशन के डेप्थ को जो है शो करता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन का डेप्थ क्या है। यहाँ पर बायर और सेलर का रिलेशन नहीं है। आज जो कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इजराइल से भी परचेज कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं, फ्रांस से कर रहे हैं, रशिया से भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना नहीं चाहता। रशिया हमें टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। इसका मतलब है कि रशिया को हमारे ऊपर में ट्रस्ट है, और अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया के ऊपर में ट्रस्ट नहीं है। ये जो कि डिफरेंस आ जाता है रिलेशन में। उनके बाद आप देखेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में देखेंगे कि इंडिया और रशिया के बीच में
बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, पर्टिकुलरली आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर 230 तक जो है कि ये गोल रखा गया कि $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड जो है कि दोनों देशों के बीच में होगा। अभी जो है कि इंडिया का ट्रेड रशिया के साथ बढ़ा है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? क्रूड ऑयल। यूक्रेन वार के दौरान जब वेस्टर्न कंट्री रशिया के क्रूड ऑयल पर एम्बार्गो लगा दिया, बेन लगा दिया, तो रशिया ने ये अनाउंस किया कि हम 25% कॉन्सेशन पर क्रूड ऑयल बेचेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को प्रेशराइज किया कि वो क्रूड ऑयल रशिया से नहीं ले, लेकिन हमने वेस्टर्न प्रेशर को बेव करते हुए रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, जिसके कारण हमारा बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन जो है कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि रशिया से हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, लेकिन उनको पेमेंट कैसे करें? तो अभी जो नेगोशिएशन चल रहा है, जैसे पहले सोवियत पीरियड में था रूपी रूबल ट्रेड, तो उसी पर बातचीत चल रही है कि इंडिया रशिया को पेमेंट जो है कि रुपये में करेगा, इंडिजीनियस करेंसी में जो करेगा। तो यहाँ पर अभी ट्रेड इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच में यूक्रेन वार से पहले $10 बिलियन का ट्रेड होता था, जो निग्लिजिबल है। और ये ट्रेड जो है आपके रिलेशन को सब्सटेंस देता है। देखिए कि हमारा चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, डोकलाम इशू हुआ, गलवान इशू हुआ, लेकिन उनके बावजूद भी चाइना के साथ हम रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि मोर देन 70% इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इंडिया का चाइना के कंट्रोल में है। अगर हम उससे इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। अमेरिका के साथ हमारा बहुत सारे अप्स एंड डाउन होने के बावजूद भी रिलेशन बना हुआ है, इसके पीछे ट्रेड है। लेकिन रशिया से इंडिया का रिलेशन तभी अच्छा हो सकता है जब ट्रेड के वॉल्यूम को हम बढ़ाएं, $100 बिलियन क्रॉस करें, जिसकी की संभावना है, पोटेंशियलिटी है, दोनों कंट्री ये काम कर सकता है। उनके बाद देखेंगे टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक कोलैबोरेशन। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ब्रह्मोस एरोस्पेस, ज्वाइंट साइंटिफिक रिसर्च, इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च, आर्कटिक रिसर्च कोलैबोरेशन। ये सारे टेक्नोलॉजी में देखेंगे, सारे कोलैबोरेशन में आप देखेंगे कि रशिया हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अमेरिका जो है कि अभी भी रिलक्टेंट है टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में। और इंडिया और अमेरिका के बीच के रिलेशन का जो कि ग्लू जो है वो चाइना है। क्यों? कि चाइना इंडिया का भी एनिमी नंबर 1, अमेरिका का भी राइवल, अमेरिका का भी एनिमी नंबर 1। तो ये ग्लू है। क्वाड भी जो है कि ये क्वाड कभी भी खत्म हो सकता है अगर चाइना ना रही तो। क्वाड के सभी कंट्री का डिस्प्यूट जो है कि चाइना के साथ है, इसलिए इंडिया और अमेरिका का रिलेशन अच्छा है। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे, मंडल थ्योरी में पढ़े होंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका का भी दुश्मन चाइना, इंडिया का भी दुश्मन चाइना, इसलिए दोनों दोस्त हैं। इसलिए आप अमेरिका के रिलेशन पर, जहां तक मेरा ओपिनियन है, इंडिया अमेरिका रिलेशन पर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखेंगे आज के डेट में रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है और इंडिया का भी सब्सटेंशियल ट्रेड चाइना से होता है। आज के डेट में डोकलाम, गलवान जैसे इंसिडेंट होता है, दोनों देश में के मिलिट्री में क्लैश होने की संभावना है। तो ऐसे केस में रशिया हमारे ट्रेडिशनल फ्रेंड होने के बावजूद भी रियलिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंगली
कि हम रशिया पर रिलाय नहीं कर सकते कि रशिया हमें उस तरह कोऑपरेट करेगा जैसा कि रशिया ने 1971 में किया था, लेकिन अमेरिका हमें कोऑपरेट कर सकता है। इसलिए रियलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहे कि रशिया के साथ में जाना है या अमेरिका के साथ में जाना है, तो हमें पहले कोशिश करना चाहिए कि दोनों के साथ इक्वी डिस्टेंस बना करके रखें, जिसे पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में डीहैफिनेशन पॉलिसी कहा जाता है। डीहैफिनेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि हम एक देश के साथ रिलेशन दूसरे देश के कॉस्ट पर नहीं रखेंगे। जैसे अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन रशिया के कॉस्ट पर नहीं होगा और रशिया के साथ हमारा रिलेशन अमेरिका के कॉस्ट पर नहीं होगा। उसी तरह इंडिया जो एक वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट एशिया के साथ में डीहैफिनेशन पॉलिसी परसू करता है कि इजराइल के साथ हमारा रिलेशन अरबियन कंट्री के कॉस्ट पर नहीं होगा, अरबियन कंट्री के साथ हमारा रिलेशन इजराइल के कॉस्ट पर नहीं होगा। तो अभी इंडिया इसे बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है। देखेंगे कि चाइनीज फैक्टर इन इंडो रशिया रिलेशन, देखिएगा बैलेंसिंग रिलेशन विद चाइना एंड इंडिया, रशिया दोनों के साथ जो है रिलेशन को बैलेंस करने का कोशिश करता है। आपके नॉलेज के लिए कि रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैश हो चुका 1969। उससे पहले जो है कि यूएसए सोशलिस्ट कंट्री, चाइना सोशलिस्ट कंट्री, बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन दोनों के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है और साथ साथ रशिया चाइना को स्पेस नहीं देना चाहता है। अभी मजबूरी में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि रशिया का भी सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, चाइना का भी सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, इसलिए चाइना और रशिया एक दूसरे के नजदीक आया। लेकिन ये नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं है जैसे कि इंडिया और रशिया के बीच में, क्योंकि आप देखेंगे वर्ल्ड का 2 पावरफुल कंट्रीज कोई भी ऐसा नहीं है जिनके बीच में कोई डिफरेंस ना हो, डिस्प्यूट ना हो। ये 2 कंट्री केवल इंडिया और रशिया है। तो इसलिए इंडिया और रशिया एक दूसरे के नेचुरल एलाइज है। उनके बाद देखेंगे कि रशिया एशिया में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, चाइना का डोमिनेंस ही नहीं चाहता है। लेकिन उनके बावजूद भी अभी यूक्रेनियन क्राइसिस के कारण आप देखेंगे रशिया और चाइना के बीच में डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा है। लेकिन इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट होने के कारण रशिया जो है कि डायलेमा में हमेशा रहता है कि कहीं हम चाइना के साथ टिल्ट हो जाएंगे तो इंडिया के रिलेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के तरफ जो अगर हम टिल्ट करते हैं तो चाइना से हमारे रिलेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। उनके बाद देखेंगे ब्रिक्स और एससीओ। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस प्लेटफॉर्म पर भी दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। ब्रिक्स में आप जानते हैं कि ब्रिक्स कंट्री का ज्वाइंट जीडीपी अगर कर देंगे तो वो चाइना के जीडीपी से कम हो जाता है। तो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर या एससीओ प्लेटफॉर्म पर इंडिया और रशिया एक दूसरे को इनडायरेक्टली कोऑपरेट करता है, जिससे कि इस प्लेटफॉर्म पर भी दोनों चाइना को बैलेंस कर सके। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डिफरेंसेस। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को इनवाइट करता है, अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करता है। तो ये जो है कि रशिया को अच्छा नहीं लगता है और रशिया अपना रोल चाहता है साउथ एशिया के सिक्योरिटी में। और सेंट्रल एशिया में आप देखते हैं कि चाइना का रोल डे बाय डे बढ़ रहा है। तो चाइना को वहां काउंटर करने के लिए हमने I2U2 एग्रीमेंट किया, चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं और जिससे कि हम चाइना के प्रभाव क्षेत्र को वेस्ट एशिया में कम कर सके। उनके बाद आप देखेंगे कि मल्टीलेटरल एंगेजमेंट। मल्टीलेटरल एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि कहां कहां इंडिया और रशिया एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है, एक दूसरे का इंटरेस्ट कन्वर्जेंट है, तो उनको हम लोग मल्टीलेटरल एंगेजमेंट कहेंगे। जैसे ब्रिक्स में हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, यूनाइटेड नेशन में हो गया। आपके नॉलेज के लिए
रशिया सबसे पहला कंट्री था जिसने ये डिमांड किया कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। और उनके बाद जो है कि ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में अमेरिका ने किया। जब बराक ओबामा 2010 में इंडिया आए थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज किया, फर्स्ट टाइम बोला कि इंडिया शुड बी गिवन परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी जो कि चाइना का स्टैंड क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर भी कोऑपरेट किया जा रहा है इंडिया और रशिया के बीच में। रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है। आपके नॉलेज के लिए 1999 में प्राइमाको, रशियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया आए थे। उन्होंने प्रपोजल दिया था कि इंडिया, चाइना एंड रशिया शुड फॉर्म एन एक्सिस। इनको जो कि एक गुट बनाना चाहिए, लेकिन इंडिया ने इस पर इंथुसिज्म नहीं दिखाया, क्योंकि चाइना फैक्टर, चाइना से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना रिलायबल नहीं है हमारे लिए, कभी भी वार लाइक सिचुएशन इमर्ज कर सकता है, फ्रीक्वेंटली चाइना हमारे बॉर्डर में इंट्रूजन करता है। तो इस कारण से इंडिया ने प्राइमाको के इस प्रपोजल पर इंथुसिज्म नहीं दिखाया था। एशियन रीजनल फोरम, एशियन ईस्ट एशिया समिट, एशिया यूरोप मीटिंग, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो अभी लगभग 45 to 52 डेज लगता है रशिया पहुंचने में, हमारी गुड्स को, हमारी शिप्स को। तो ये जो कि 20 to 25 डेज हो जाएगा। तो ये कॉरिडोर जब तक नहीं बनता है तब तक जो है कि हमारा ट्रेड बढ़ने का स्कोप जो है कि कम होता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी, इंडिया के एनएसजी के मेंबरशिप को सभी देश जो है कि समर्थन करता है, रशिया भी समर्थन करता है, केवल चाइना इनका अपोज करता है। अगर इंडिया एनएसजी का मेंबर बन जाता है तो इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी देश से जो है कि परचेज कर सकता है। इसमें जो कि मेन हर्डल जो है कि कौन है? चाइना। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे यूक्रेन वॉर। हाउ डज इंडिया बैलेंस रिलेशन बिटवीन रशिया एंड यूएस? आप देखेंगे क्या कि आज तक इंडिया ने यूक्रेनियन वार पर न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करके रखा है। यूएनओ में भी इंडिया कभी रशिया के पक्ष में वोटिंग करता है तो कभी रशिया के अगेंस्ट में भी वोटिंग करता है, तो बैलेंस मेंटेन करके रखा है। और इंडिया चाहता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, न तो हम अमेरिका के प्रेशर में आए, न रशिया के प्रेशर में आए। हम अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रखेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भी इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भी इंडिया रशिया से S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लिया। तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे देश में अभी इन्फ्लेशन कम है। अगर आप यूरोपियन कंट्री से तुलना करेंगे, जब से यूक्रेनियन वार स्टार्ट हुई तो यूरोपियन कंट्री में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ गया, लेकिन अभी भी इंडिया का इन्फ्लेशन 4 to 5% रहता है। तो इनके पीछे कारण क्या है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल चीपर रेट पर परचेज कर रहे हैं, रशिया से फर्टिलाइजर जो कि हम लोग चीपर रेट पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है कि बना हुआ है। उनके बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट डाइवर्सिफिकेशन, हम जो है कि केवल रशिया पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चाइना फैक्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाइना रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ऐसे केस में अगर चाइना से हमारा डिफरेंस होता है तो उस केस में रशिया हमारी रेशियो और प्रोटेक्शन के लिए नहीं आएगा। इसलिए हमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। इसलिए हम इजराइल से भी परचेज करते हैं, फ्रांस से भी परचेज करते हैं, अमेरिका से भी परचेज करते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां से टेक्नोलॉजी भी लें, हमारा बायर और सेलर का रिलेशन खत्म हो जाए। उनके बाद देखेंगे कि यूक्रेन इशू पर मैंने आपको जैसे कहा कि इंडिया यूक्रेन इशू पर कभी रशिया के पक्ष में वोटिंग करता है तो कभी अमेरिका के पक्ष में वोटिंग करता है। इंडो पैसिफिक विजन का मतलब ये हुआ कि क्वाड कंट्री, इंडिया जो अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मदद से चाइना को बैलेंस करने का कोशिश करता है।
और रशिया ये नहीं चाहता है कि इंडिया इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, लेकिन ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक कंपल्सन है कि वह क्वाड में एक्टिव रोल प्ले करे। उनके बाद आप देखेंगे कि इंडिया का स्टैंड क्या है यूक्रेन इशू पर। तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर का एक वीडियो देखें जो 8 और 9 जुलाई को जब वह रशिया गए थे, तो जब बायलैटरल मीटिंग हो रही थी व्लादिमीर पुतिन से, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, ये वीडियो को आप वॉच करें। Сегодня наше решение носит характер особо привилегированного стратегического контекста. Я благодарю вам за внимание, которое вы уделяете набору острых проблем. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и проекцию кризиса. Конечно, прежде всего, мир. कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों हमने सुनने समझने का प्रयास किया। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ता सफल नहीं होती है और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपना ले। अब आप देखेंगे क्या कि जब हमारे प्रधानमंत्री रशिया गए, उसी दिन नाटो का समिट हो रहा था और रशिया इसे अपना विक्ट्री समझ रहा था कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जिस दिन नाटो की समिट हो रही है उस दिन पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज का स्टैंड है कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। रशिया क्या कहता है कि इंडिया हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है। और आपके नॉलेज के लिए 23 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन भी जा रहे हैं। इसे ये कयास लगाया जा सकता है कि अंदर अंदर कुछ हो रही है। इंडिया मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि रशिया से बात करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया चाहिए, क्योंकि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और वेस्टर्न कंट्रीज से बात करने के लिए रशिया को इंडिया चाहिए, चाइना नहीं। ना तो चाइना वेस्टर्न कंट्रीज को चाहिए, न रशिया को चाहिए, क्योंकि चाइना की बात वेस्टर्न कंट्री नहीं मानेगा। और ऐसी स्थिति में इंडिया का रोल जो कि यहाँ पर मीडिएटर का हो सकता है और इंडिया मीडिएशन कर करके ऐसा कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष से इंडिया का दोस्ती है, दोनों इनके बात को सुन सकता है। तो ऐसे केस में यूक्रेन की वार को समाप्त की जा सकती है। थैंक यू। जय हिंद।